महादेव सट्टा ऐप केस में भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर अपना मत और पक्ष रखा। बता दें कि भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टा ऐप में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान आया। इस दौरान असीम दास नाम के कैश कुरियर की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल का नाम इस केस में आया। उनके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर भुनाया और भूपेश बघेल के खिलाफ हमला बोला। ईडी ने भी महादेव सट्टा ऐप केस में 508 करोड़ की कथित प्रोटेक्शन मनी का आरोप भूपेश बघेल पर लगाया, जिसके बाद से ये मामला और गर्मा गया। महादेव सट्टा ऐप में केंद्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस केस में अब तक कई नौकरशाहों के नाम भी सामने आए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल के खिलाफ केस दर्ज होने से कांग्रेस नेताओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाए। इसी बीच में फिर से महादेव ऐप का चिन्ह बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च से एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर तो रायपुर में दर्ज हुआ, तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीकर में और दूसरे पोल में सब एफआईआर दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया। इसे क्यों नहीं डाला गया? पूरे मामले पर हमारे साथ रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज की संवाददाता खुशबू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। खुशबू, बताइए क्या कहा भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए। जी, सीधे तौर पर यहाँ पर भूपेश बघेल ने कहा है कि एफआईआर के विवरण में मेरा जिक्र नहीं है, जबरन मेरा नाम जो है इसमें डाला गया है। अपराधियों के जिन बयानों को ईडी ने आधार बनाया है उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है और जो छापेमारी यहाँ पर की गई थी उसमें जो चंदा लगाते हो उनके भ्रष्टाचार का मुंह जो है बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया। जानबूझ के जो है चुनाव, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने वाला हूँ और मैंने सांसद पद के लिए मैं खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे दबाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां, ईडी और राज्य की एजेंसियां ईओडब्ल्यू का हथियार बनाकर मुझे जो है डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। अगर एफआईआर में मेरा नाम है जिस तरह से शामिल किया गया है वो कानूनी रूप से गलत है। यह दर्शाता है कि मेरा नाम सिर्फ राजनीतिक कारणों से शामिल किया गया है। मैं मुख्यमंत्री काल में महादेव ऐप की जांच शुरू हुई थी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था। महादेव ऐप की तरह ही सट्टेबाजी को रोकने के लिए 2022 में हमने जुआ और सट्टा अधिनियम की परिवर्तन भी किया था और महादेव ऐप के संचालकों को औशरत चलाकर अभी ऊपर के लाभ एलओसी यानी लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया था। तो कहीं ना कहीं गूगल को पत्र लिखकर महादेव अपने गूगल प्ले स्टोर को हटाने की भी मांग की थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू की। हम इसे संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, हम पे ही संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह सब जो है राजनीतिक दृष्टि से मुझ पर जो है गलत इल्जाम यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और एक षड्यंत्र उन्होंने बताया है। बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कही है, तो कैसा माहौल था? क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो उनका कथित तौर पर यही आरोप लग रहा है
बात करें तो यहाँ पर लगातार जो महादेव सट्टा ऐप है उसमें लगातार ईडी की कार्रवाई भी देखी गई। इससे पहले से जो है कार्रवाई, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर जो है महादेव ऐप को बंद करने के लिए भी पत्र जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ लिखा था। वहीं अगर बात करें तो देश के सबसे बड़ी लॉटरी का धंधा करने वाली फ्यूचर गेमिंग कंपनी से 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा बीजेपी को दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि पहले मेरी सरकार पर महादेव ऐप के संरक्षण देने का आरोप था, पर महादेव ऐप तो अभी भी चल रहा है। तो सवाल यह है कि हमारी सरकार हटने के बाद इसे कौन संरक्षण देता रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार या विष्णुदेव की साय सरकार? तो यहाँ सीधे भूपेश बघेल ने सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर। बिल्कुल, जो है केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है और एफआईआर की कॉपी भी उन्होंने कहा है कि मुझे मिली नहीं। इसके अनुसार ये एफआईआर 4 मार्च को रायपुर में दर्ज की गई है, लेकिन इसे जारी क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में आज यानी कि 17 मार्च को ये जारी, क्योंकि इतने दिन तक कहाँ वो सोए पड़े हुए थे क्या? उन्होंने ये भी कहा आमतौर पर एफआईआर तुरंत ही सार्वजनिक कर दी जाती, तो इसे छिपा कर क्यों रखा गया? इसे दिल्ली में ही जारी क्यों किया गया? इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से ये एफआईआर दर्ज की गई है। जिस पर समय एफआईआर दर्ज की गई वो समय था मेरा नाम राजनांदगांव में कांग्रेस समाज प्रत्याशी के रूप में अखबारों और टेलीविजन में चल रहा था। जाहिर इसी तरह से भाजपा ने आनंद कानून में एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये सीधे तौर पर जो है यहाँ पर डेट आई है सामने लोकसभा चुनाव को लेकर, और आज इस तरह का एफआईआर दर्ज होना, इस तरह का माहौल बनाना, क्या ये सीधा दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सारी चीजें आई हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव से पहले कल ही जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और अचानक इस एफआईआर के जो है दर्ज होने के बाद ये जानकारी मिलना, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का प्रयास यहाँ पर कहा जा रहा है कि विपक्ष को जो है दबाने का प्रयास बीजेपी करते नजर आ रही है, उन्हें डराने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान कई बयान भी सामने आए थे, प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जब 4 मार्च को जब ये एफआईआर दर्ज हुई है तो वो इसे तुरंत ही एफआईआर को रिलीज क्यों नहीं किया गया, इतना लेट 17 मार्च को ये रिलीज क्यों किया गया है? तो सीधे तौर पे सवाल तो उठते हैं जो उन्होंने सवाल पूछे हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, आचार संहिता भी लग गई है, ऐसे में एफआईआर का दर्ज होना और इस एफआईआर का जमीनी स्तर पे आना, कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी पे या फिर विपक्ष की जो रणनीति है उस पर जो है खड़ा होता है। जी, हम खुशबू जानना चाहेंगे, जिस तरह से भूपेश बघेल केंद्र की सरकार पर सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप विधानसभा चुनाव से पहले भी लगाते रहे हैं, कि आज और पहले के उन आरोपों में कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर बात करें तो पहले भी भूपेश बघेल ने कहा था कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जानबूझ के जो है ईडी के छापेमार कार्रवाई की जा रही है और महादेव सट्टा ऐप में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें प्रमुख रूप से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें नाम असीम दास नाम के व्यक्ति का था और दूसरा नाम सोन सोनी नाम किसी व्यक्ति का था। असीम दास के पास से कथित रूप से करोड़ रुपए बरामद हुए थे और ईडी के अनुसार यह बयान दिया गया था। पैसा भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास जाना था। बाद में असीम दास ने अदालत में ईडी को बयान दिया कि वापस ले लिया और विवरण दिया कि उसे इस जाल में किस तरह से फंसाया गया है। ये कभी दिलचस्प है कि पैसे के साथ जो कार पकड़ी गई वो भाजपा नेता अमर अग्रवाल के भाई की थी, उसी की फोटो रमन से प्रेम प्रकाश पांडे से मिली थी। दूसरा बयान जो शुभम सोनी नाम के व्यक्ति का था, उसने अपने महादेव का असली संचालक बताता है। लगातार जो है इसमें गोलमाल की स्थिति, उन्होंने कही कि गोलमाल की स्थिति है और मुझे जानबूझकर मेरे नाम को फंसाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुझसे डर गई है, क्योंकि राजनांदगांव में खड़ा हुआ हूँ, और तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष जो है कमजोर करने का प्रयास मुझे किया जा रहा है, मुझे डराने का प्रयास किया है, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा और पूरे जोर शोर से लूंगा। अगर मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई है, अगर दिल्ली में मुझे बुलावा आता है तो बिल्कुल मैं जाऊंगा और मैं पूरी डिटेल सहित मैं अपने लिए जो है मैं अपने इसके लिए मैं पूरी तरह से लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि तो ईडी या फिर जांच एजेंसियों पर तो आरोप लगाए ही जाते हैं किसी भी मामले पर। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से बचाव करने की कोशिश की गई हो अपने आप को? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी एफआईआर कॉपी उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा कि सामने मेरा नाम है, पीछे जो डिटेलिंग है उसमें मेरा नाम कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि एफआईआर में जब मेरा 6वें नंबर पे नाम है तो 6वें नंबर की एफआईआर पे किस वजह से किया गया, किस बेस पे किया गया है, जो धाराएं मुझ पे लगाई है 7 धारा और 11 की धारा जो लगाई गई है वो किस बुनियाद पे लगाई है, इसके बारे में डिटेल क्यों नहीं दिखी है एफआईआर में, उन्होंने ये भी सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो संचालकों के नाम है उसमें सिर्फ 2 नाम क्यों दिखाए, अधिकारियों के नाम क्यों नहीं डाले गए हैं। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है और लगातार जो कई अफसरों के घर में छापेमार कार्रवाई की गई तो उनका नाम क्यों नहीं डाला गया। तो सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए कि जो उनके
आगे नतमस्तक होता है उसे उस पर ईडी की कार्रवाई रोक दी जाती है, और जो ईडी की कार्रवाई में नतमस्तक नहीं होता उस पर लगातार कार्रवाई कर उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये भी जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव को लेकर क्या कहना था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का? जी, उन्होंने कहा था कि हमारी जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, कहीं न कहीं आगामी चुनाव को लेकर पूरी रणनीति हमने तय करके रखी है, और बिल्कुल राजनांदगांव से मैं चुनाव लड़ूंगा और बड़ी मात्रा में जीत भी हासिल करूंगा। इसका डर अभी से बीजेपी को है, इसीलिए जो है लगातार मुझसे एफआईआर दर्ज और मुझ पे झूठे आरोप लगा रही है। तो जीत का दावा भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है? जी बिल्कुल, जीत का दावा जो है भूपेश बघेल द्वारा किया गया है, और लगातार उन्होंने कहा कि मैं जनता के समक्ष जा रहा हूँ, मुलाकातें भी हो रही हैं और मैं चुनावी प्रचार भी कर रहा हूँ, और आचार संहिता लग भी चुकी है, चुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय कार्यक्रमों में आम जनता से मुलाकात लगातार मेरी जारी है। जी खुशबू, एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि क्या लोकसभा में ये मामला एक मुद्दा बनकर निकल सकता है? जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से जो नाम सामने आया है और लगातार इसे भुनाने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया, पक्ष द्वारा भी किया गया, सोशल मीडिया पे लगातार जो है यहाँ पर ट्वीट भी किए गए, बीजेपी के द्वारा भांडा फूट, बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया में जो द्वारा डाली गई है। तो कहीं लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां अपने आरोपों को भुनाने का प्रयास करेगी, पक्ष अपनी तरफ से कांग्रेस को कमजोर दिखाने का प्रयास करेगा, वहीं कांग्रेस जो है बीजेपी को कमजोर दिखाने का प्रयास करेगी। तो राजनीति उठापटक की स्थिति जो है दोनों ही पार्टियों में देखने को मिलेगी। जी खुशबू, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर बनाए रखें और जो भी जानकारियां मिलती है हम तक जरूर पहुंचाएं कि हम जनता तक ये पूरी जानकारियां पहुंचा सके। ये थी हमारे साथ रायपुर से हमारी संवाददाता खुशबू, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा अपने बचाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर। ऐसे ही सारी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर।